Good morning, students. Welcome to my channel Fatafat Education, and today we will discuss the NCERT in-text questions, Chapter 3 Metals and Non-Metals for Class 10th Science. So moving to first question, give an example of a metal which is a liquid at room temperature, can be easily cut with a knife, is the best conductor of heat, is a poor conductor of heat. अब जो मेटल हमारा लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे वो है मरकरी. मेटल जिसको हम इजीली कट कर सकते हैं नाइफ से, वो सॉफ्ट होना चाहिए, तो वो है सोडियम एंड पोटेशियम. इज अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो सिल्वर इज अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो जो हमारा लेड है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, मीन्स इट इज अ गुड इंसुलेटर. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल. अब मैलिएबल क्या होता है? जो मटेरियल्स जिनको हम इजीली हैमर करके थिन शीट्स फॉर्म कर सकते हैं उसको हम मैलिएबल बोलते हैं. अब हमारे मेटल्स जो है मैलिएबल होते हैं क्योंकि हम उनको इजीली हैमरिंग करके शीट्स फॉर्म कर सकते हैं. आपने देखा होगा आयरन एंड एल्यूमिनियम शीट्स, देयरफॉर दीज आर मेटल्स एंड आर मैलिएबल इन नेचर. अब ऐसा जो डक्टाइल होता है वो बेसिकली ऐसा मटेरियल होता है जिसको स्ट्रेच करके हम वायर्स फॉर्म कर सकते हैं, उस मटेरियल को हम डक्टाइल बोलते हैं. अब जो मेटल्स हैं वो डक्टाइल इसलिए हैं क्योंकि उनको इजीली स्ट्रेच करके थिन वायर्स फॉर्म कर सकते हैं, तो उसका एग्जांपल है कॉपर वायर्स. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल. अब जो सोडियम होता है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसीलिए अगर हमने उसको ओपनली रखा तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इजीली फायर कैच कर लेगा और एक्सप्लोजन का फॉर्म ले लेगा. इसीलिए सोडियम को हमें इमर्स करके रखना पड़ता है ताकि हम उसके रिएक्शन को वाटर, मॉइस्चर, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रिवेंट करें. तो अब हम एक रिएक्शन देखते हैं जिसके अंदर जो हमारा सोडियम है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कि मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर रहा है. तो क्या हो रहा है, जो सोडियम मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. इसीलिए हमें ये रिएक्शन प्रिवेंट करने के लिए सोडियम को केरोसिन ऑयल में प्रिजर्व करके रखना पड़ता है. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम, कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर. अब क्या होता है, जब आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक आयरन ऑक्साइड बनाता है जो मैग्नेटिक इन नेचर होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, मतलब हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है. तो हम रिएक्शन देखते हैं, 3Fe solid plus 4H2O gas gives Fe3O4 solid plus 4H2 gas is evolved. The next reaction it is asking is calcium and potassium with water. अब जो हमारा कैल्शियम है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. तो रिएक्शन देखते हैं, कैल्शियम सॉलिड plus 2H2O liquid gives calcium hydroxide aqueous plus H2 gas is evolved. अब जो हमारा पोटेशियम है वो कोल्ड वाटर के साथ वॉलेंटली रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और इवन जो हमारा ये पोटेशियम है वो फायर कैच कर सकता है. तो हम रिएक्शन देखते हैं, 2K solid plus 2H2O liquid gives 2KOH aqueous plus 2H2 gas. Moving to next question, samples of 4 metals A, B, C and D were taken and added to the following solutions one by one. The results obtained have been tabulated as follows. अब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो हमारा A मेटल है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ डिस्प्लेस कर रहा है. जो B मेटल है वो हमारा आयरन को आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर रहा है. C मेटल जो है वो सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है और जो D मेटल है वो कोई भी रिएक्शन शो नहीं कर रहा है, which means D metal is the least reactive metal. अब the questions it is asking is, which is the most reactive metal? What would you observe if B is added to a solution of copper 2 sulfate and arrange the metals A, B, C and D in the order of decreasing reactivity? तो हम इनके आंसर्स देखते हैं. पहला उसने पूछा which is the most reactive metal. तो अब आपने ऑब्जर्व किया होगा जो हमारा B मेटल है वो आयरन सल्फेट को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है. तो आयरन सल्फेट जो है वो कॉपर और सिल्वर से मोस्ट ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसीलिए जो भी मेटल आयरन को डिस्प्लेस कर रहा होगा वो हाईली रिएक्टिव होगा, तो विच मींस बी मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है. अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज सेइंग, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. अब जब बी हमारा आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है तो जो कॉपर आयरन से भी लेस रिएक्टिव है तो वो उसको भी डिस्प्लेस कर सकेगा. तो इसीलिए जब हम मेटल बी को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं
तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा जिसके वजह से जो बी मेटल है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है वो फेड हो जाएगा, विच मीन्स बी इज शोइंग अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. The third question it is asking is arrange the metals A, B, C and D in the order of decreasing reactivity. अब आपको टेबल देख के पता चला कि D जो है वो किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर रहा है तो इट इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल. फर्स्ट पार्ट में आपने देख लिया B जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है, तो अब बचा हमारा A और C. अब हम A और C में से डिसाइड करें तो A जो है हमारा वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहा है और जो C है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ हमारे रिएक्शन शो कर रहा है. तो क्या होगा, जो हमारा सिल्वर है वो तो कॉपर से भी लेस रिएक्टिव है, तो A मेटल जो है जब वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है तो वो सिल्वर को भी डिस्प्लेस कर सकेगा, तो इसीलिए मेटल A इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू मेटल C. तो जो हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हुई मेटल्स की वो हुई B, A, C एंड D. Moving to next question, which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to a reactive metal? Write the chemical reaction when iron reacts with dilute H2SO4. अब दोनों पार्ट्स में डिफरेंट एसिड्स हैं तो ये ध्यान रखना. अब जब गैस, कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है जब हमारा मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो ये चीज हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ी थी जिसके अंदर हमारे को पता है जब मेटल कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. ठीक है, अब वो नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि रिएक्शन बताओ जब आयरन डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है. तो रिएक्शन देखिए, Fe solid plus H2SO4 aqueous gives FeSO4 aqueous plus H2 gas is evolved. मींस जब आयरन हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो आयरन सल्फेट बना रहा है और हमारी H2 गैस इवॉल्व हो रही है. The next question is, what would you observe when zinc is added to a solution of iron sulfate? Write the chemical reaction that takes place. अब हमने अभी रिएक्टिविटी सीरीज में देखा था हमारा जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन. तो अब यहाँ पे क्या होगा, जिंक हमारा आयरन को आयरन सल्फेट से डिस्प्लेस कर देगा, विच मीन्स अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल टेक प्लेस व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट. ओके, सो व्हाट हैपेंस, आयरन सल्फेट का जो पेल ग्रीन कलर होगा जब वो जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट फॉर्म होगा और जिंक सल्फेट इज कलरलेस इन नेचर. देयरफॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज FeSO4 plus Zn gives ZnSO4 plus Fe solid. अब हमारा जो फेरस सल्फेट से जिंक सल्फेट फॉर्म हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है लाइट ग्रीन से कलरलेस. सो बेसिकली ये रिएक्शन है और ये जो पूछा गया है ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बिकॉज जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है विच मीन्स इट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन आयरन. मूविंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम. अब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं ताकि हमें पता चले कि उस एटम की पर्टिकुलर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसके पास हैं और उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए एक ऑक्टेट फॉर्म करने के लिए या फिर मोस्ट स्टेबल उसके स्टेट के अंदर आने के लिए. तो अब हम सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स देखते हैं. अब देखिए सोडियम का जो है एक इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, विच मीन्स सोडियम वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मीन्स किसी दूसरे स्पीशीज को दे देगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. ऑक्सीजन के केस के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, उसका ये मतलब है कि वो प्रॉपर स्टेबिलिटी फॉर्म में आने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए ताकि उसका ऑक्टेट फॉर्म हो जाए. अब मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे स्पीशीज को दे सकता है जो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो बोल रहा है, शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो हम ये देखते हैं. अब क्या होता है, सोडियम के 2 एटम्स वो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन करके ऑक्सीजन, जिसके पास ऑक्सीजन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, विच मीन्स उसको अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए ऑक्टेट फॉर्म करने के लिए. तो अब क्या होगा, सोडियम एक एक करके मीन्स 2 सोडियम जो है अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देंगे. उसके बाद जो सोडियम है वो प्लस स्टेट में आ जाएगा बिकॉज 1 सोडियम इज लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन. तो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो पॉजिटिव स्टेट में आ जाता है और जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो नेगेटिव स्टेट में आ जाता है. जब हम देख रहे हैं कि 2 सोडियम एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं तो हमारा जो फॉर्मेशन हुआ वो Na2O का इस तरीके से हुआ. नेक्स्ट केस में बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की. अब हमने अभी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में देखा था मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है तो मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे देगा। उसके बाद क्या होगा, 1:1 बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, मींस एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो जो हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो MgO का फॉर्म होगा। दैट इज, ये हमारा जो फॉर्मेशन शो हुआ है ये Na2O का और MgO का फॉर्मेशन है। अब वो थर्ड पार्ट में पूछ रहा है व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स। अब आयंस मींस कैटायंस एंड एनायंस। अभी हमने देखा जब हमारा Na2O फॉर्म हो रहा है तो सोडियम के 2 कैटायंस हैं इन द स्टेट ऑफ Na+। मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर हमारा जो मैग्नीशियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, तो मैग्नीशियम हमारा +2 स्टेट में आ गया और ऑक्सीजन हमारा -2 स्टेट में आ गया। तो इसीलिए अब जो हमारे आयंस हैं इन कंपाउंड्स में वो ऐसे हैं, Na2O के अंदर Na+ आयन है और O2- आयन है, MgO के अंदर Mg2+ आयन है और O2- आयन है। अगर अब वो सिर्फ कैटायंस पूछता तो हम Na2O के Na+ कैटायन और MgO के Mg2+ कैटायन बोलते हैं। अगर वो एनायन बोलता तो दोनों में एनायंस कॉमन है विच इज O2-। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। अब आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो आयंस के इंट्रैक्शन से फॉर्म होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स में एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है। अब हमें पता है ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, तो क्या होता है जो नेगेटिवली चार्ज आयन होता है और जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है उनके बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जिसके वजह से हमें बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ जाती है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। इसीलिए जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं उनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स मिनरल, ओर एंड गैंग। अब मिनरल बेसिकली जो है एक नेचुरल सब्सटेंस है जो हमारे क्या कहते हैं मेटल्स या फिर उसके कंपाउंड्स हमें अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, वो हमारे मिनरल्स हैं। मिनरल्स बेसिकली नेचुरल मटेरियल्स हैं। अब उनके एग्जांपल्स देखते हैं। ये एग्जांपल है पोटैश एलम का जिसका फॉर्मूला है K2SO4.Al2SO4 24H2O। नेक्स्ट वो डेफिनेशन पूछ रहा है ओर की। अब ओर बेसिकली क्या है, एक इस तरीके का मिनरल है जिससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ऑल मिनरल्स आर नॉट कंसिडर्ड एज ओर्स बट ऑल ओर्स आर मिनरल्स। अब एग्जांपल देखते हैं। बॉक्साइट का एग्जांपल है जिससे हम एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसका फॉर्मूला है Al2O3.2H2O। ये जो है ये एल्यूमिनियम का ओर है। अब हम कॉपर के ओर की बात करते हैं, वो है कॉपर पायराइट जिसका फॉर्मूला है CuFeS2। ये जो हमारा है कॉपर का ओर है। The next definition it is asking is gang। अब गैंग क्या है, बेसिकली जब हम ओर को अर्थ क्रस्ट से माइनिंग करके निकालते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी कंटामिनेशन होती है सैंड के फॉर्म में या फिर रॉकी मटेरियल्स के फॉर्म में। तो इन इम्प्योरिटीज को जो ओर के अंदर प्रेजेंट होती है उसको हम गैंग पार्टिकल्स बोलते हैं। मूविंग टू सेकेंड क्वेश्चन, नेम 2 metals which are found in nature in the free state। अब गोल्ड और प्लैटिनम ऐसे 2 मेटल्स हैं जो हमें नेचर में फ्री स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। What chemical process is used for obtaining a metal from its oxide। अब देखिए वो क्या बोल रहे हैं, मेटल को मेटल ऑक्साइड से लेना है। ठीक है, तो मीन्स ऑक्सीजन लूज करना है। तो जब भी कोई स्पीशीज ऑक्सीजन लूज करती है तो क्या होता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिससे हम मेटल को उसके मेटल ऑक्साइड से ले सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जिंक ऑक्साइड को जब हम रिड्यूस करते हैं कार्बन के साथ तो हमें मेटलिक जिंक मिलता है, और जब लेड ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं कार्बन के साथ हीटिंग करके तो हमें लेड मिलता है। ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं ये रिडक्शन मेथड के एग्जाम्पल हैं और इसी प्रोसेस के थ्रू हमें मेटल मिल रहा है मेटल ऑक्साइड से। अब आप देख रहे होंगे जिंक मिल रहा है जिंक ऑक्साइड से और लेड मिल रहा है लेड ऑक्साइड से। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटलिक ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल्स। आप टेबल में ऑब्जर्व करा होगा कि आपको जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड दिया हुआ है। वो जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर के साथ उसको हीट कर रहे हैं। अब हमें ये बताना है कि इन विच केसेस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस। अब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा तभी होती है जब कोई हाईली रिएक्टिव स्पीशीज लेस रिएक्टिव स्पीशीज के साथ रिएक्ट करती है। तो अब आप ऑब्जर्व करिए, अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। अभी मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो ये वो है। फिर अब क्या है हमारा, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर में से हमारा मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है,
कॉपर सबसे लीस्ट रिएक्टिव है और जो जिंक है वो इन दोनों के बीच में रिएक्टिविटी शो करता है, मैग्नीशियम और कॉपर के बीच में रिएक्टिविटी शो करता है। तो अब हम इसकी टेबल देखते हैं। आंसर बेसिकली मींस कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर रहा है। तो देखिए हमारा जो जिंक मेटल है, जिंक ऑक्साइड को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, लेकिन जिंक जो है वो अपने से नीचे को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो जिंक जो है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर, तो जिंक कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। अब हम जाते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो कि हाईली रिएक्टिव है, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ तो कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, लेकिन वो जिंक ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड के अंदर डिस्प्लेसमेंट शो करके जिंक और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। अब हमारा कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है, तो वो कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो नहीं करेगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल्स डू नॉट करोड इजीली। अभी आपने देखा था जो कौन से मेटल्स हमें नेचर में फ्री स्टेट में अकर होते हैं, वही मेटल्स इजीली करोड नहीं होते हैं। एग्जाम्पल है गोल्ड और प्लैटिनम, वो इजीली करोड नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एलॉयज। अब एलॉयज जो है बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं दो या उससे ज्यादा मेटल्स के, या फिर मेटल और नॉन मेटल के। एग्जाम्पल है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज जो है वो एक एलॉय है कॉपर और टिन का। आपने सुना होगा ब्रॉन्ज वेसल्स या ऐसे, तो ब्रॉन्ज जो है एक एलॉय है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरे ये सॉल्यूशंस अच्छे लगे हों। फॉर फर्दर डाउट्स आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑन द गिवन जीमेल आईडी, दैट इज fatafatedu@gmail.com। आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, और आगे आप कौन से वीडियो लेक्चर्स देखना पसंद करोगे आप हमें वो भी बता सकते हो। प्लीज लाइक माई चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।